यस सर। तो बेटा देखो, बात चल रही थी सेंटर्ड कोर जो कंस्ट्रक्शन थी। मैंने लिखा है जो सेंटर वाली कोर है उस पर हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर्स लाते हैं, P1 और P2 और S1 और S2 सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स, और बाउंड कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर इन ओड नंबर ऑफ टर्न्स। और मैं बात कर रहा था बेटा कि यदि आप इवन नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे तो वो डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा और उसका बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। इसलिए ओड नंबर आपको 1000 टर्न रखने हैं तो 1001 रखिए, या बेटा एक कम रखिए। ओड नंबर्स में हम टर्न्स लिखते हैं और ये मेंशन होना चाहिए जब आप उसकी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब बेटा कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसे उसी तरह से मेंशन करेंगे। अब बात आती है सेकेंडरी कॉइल की। इसी के ऊपर बेटा एक सेकेंडरी कॉइल बाउंड करते हैं। जब पीडीएफ भेजी थी मैंने, एक ब्लू कलर का एक बेटा ब्लैक कलर, 2 पेन यूज किए थे, और यहां पर बेटा एक रेजिस्टेंस बेटा यूज कर देते हैं, हैवी रेजिस्टेंस, और यहां से मिलता है बेटा हमें आउटपुट। इधर करंट होगी बेटा आईपी, ईएमएफ होगा बेटा ईपी, यहां पर बेटा करंट होगी आईएस, ईएमएफ होगा बेटा ईएस, और यहां पर ईपी बड़ा होता है ईएस से और एनपी बड़ा होता है बेटा एनएस से। क्योंकि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है बेटा, स्टेप डाउन, और ट्रांसफॉर्मर का नाम है बेटा, ट्रांसफॉर्मर का स्टेप डाउन। ये है सेंटर्ड कोर। जब एग्जाम में बेटा ट्रांसफॉर्मर आता है तो वो स्टेप अप या स्टेप डाउन या कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में 2 डायग्राम बनाने जरूरी होते, एक सेंटर्ड कोर, एक बेटा एज कोर। यदि आपने 2 डायग्राम नहीं बनाए हैं तो बेटा फिर कंस्ट्रक्शन आपकी इनकम्प्लीट है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जैसे मैंने कहा स्टेप डाउन ज्यादा आता है, मैंने स्टेप डाउन की बात की। अब इसी का स्टेप अप बनाना हो आपको तो जो बेटा ये वाले टर्म से कम ये इधर रख देंगे, ज्यादा टर्म्स उधर कर देंगे, वो हो जाएगा बेटा कौन सा, स्टेप अप। और यदि मैंने इधर रखा तो वो क्या होगा बेटा, स्टेप डाउन। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन को चेंज करने का तरीका फ्रेम एज इट इज रहेगा। जो नंबर जो कॉइल्स थी, प्राइमरी कॉइल को पहले इनपुट दे रहे थे, आउटपुट सेकेंडरी, अब उन दोनों का टर्मिनोलॉजी बदल दो, उलट के लगा दो। तो अब यदि नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, प्राइमरी में और सेकेंडरी में बढ़ गए, तो वो बन जाता है स्टेप अप। तो ये आधी कंस्ट्रक्शन तो बेटा ये हुई। अब दूसरा जो यहां पर केस आता है वो आता है बेटा एज कोर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है एज कोर। देखो उसे भी, दूसरा है बेटा एज कोर। यूजिंग insulating copper wires, 2 coils, primary P1 P2 and secondary S1 S2 are bounded on the edge, on the opposite edges of the frame in odd number of turns.
किसमें बेटा? ओड नंबर ऑफ टर्न्स में। तो यहां पर बेटा ये जो फ्रेम की बात की थी, ये पहले एक फ्रेम बनाते हैं। और मैंने कहा था कैसा बनाना है बेटा? अब एज कोर, तरीका बेटा वही होता है, ये कुछ ई और आईज हैं। ये बेटा एक फ्रेम बना, और यहां पर बेटा ये ये बेटा अब यहां पर एज कोर बनाना है बेटा। तो क्या है, मैं स्टेप अप ही बना रहा हूं और स्टेप डाउन। ये हो गया इनपुट, और कॉइल है बेटा प्राइमरी P1 और P2, ईएमएफ है बेटा EP, करंट बेटा IP, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। और यहां पर बनाते हैं बेटा एक सेकेंडरी, आप रेजिस्टेंस लगा दो या एसी सोर्स, उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर होगा ES, करंट होगा बेटा IS, और ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये जब भी बेटा आपको ट्रांसफार्मर आता है, सबसे पहला काम होता है ये चेक करके देख लो कि स्टेप अप है कि डाउन है। अब जैसे मैंने डाउन बनाया और आपको आ गया अप, तो क्या करेंगे बेटा, ये जो टर्न्स थे वो इधर बना देंगे, ये वाले इधर बना देंगे। और बेटा वही कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर तो NP बड़ा है NS से, वहां पर उलट जाएगा बेटा। यहाँ पर EP, मतलब सर फिगर उल्टी बन जाएगी, वहां पर बेटा उलट जाएगा। हाँ सुधांशु, फिगर उल्टी हो जाएगी सर, मतलब है बेटा, फिगर मतलब उल्टी हो जाएगी ना स्टेप अप में। हाँ बस उल्टी हो जाएगी बेटा। ये तो एज इट इज रहेगा फ्रेम, ये वाली इधर बना देना बेटा, ये वाली इधर बना दो, बस और कुछ नहीं चेंज करते। तो ये तो बेटा है कंस्ट्रक्शन, और इसमें कंस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है सर। सेंटर कोड में भी यही करना है क्या? सेंट्रल कोर में भी वही करना है।
केवल प्राइमरी और सेकेंडरी की पोजीशंस बदल देंगे। मैंने दोनों स्टेप डाउन बनाए हैं। यदि अप आता है बेटा तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी में ज्यादा हो जाएंगे। ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा बेटा। अब बात आती है बेटा इसकी वर्किंग और थ्योरी, कैसे काम करेगा, क्या इसकी थ्योरी है। देखो जरा, देखो प्लस नहीं है, नहीं तो मैं ई और आई अल्फाबेट आपको निकाल के दिखा देता, और क्या हो तो मैं नीचे से निकलवा देता हूं। जरा एक सेकेंड रुको। सनी, 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 अभी बेटा आएगा, देख मैं निकलवा के बनाता हूं फिर बताता हूं। अब बात आती है वर्किंग और थ्योरी, वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आसान टॉपिक है कि बस डायग्राम में थोड़ा सा जो शार्पली बच्चा अच्छे से नीट डायग्राम बना दे, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब है बेटा वर्किंग एंड थ्योरी। The coils of transformer must be purely inductive, that is average associated power in coils must be zero, and this is due to current lags behind EMF by 90 डिग्री इन फेज। सबसे पहला काम बेटा ये है, जब आप वर्किंग देखते हैं कि इसमें जो कॉइल्स हैं उनके अंदर एवरेज एसोसिएटेड पावर क्या होनी चाहिए बेटा, जीरो। और ये मैं दिखा सकता हूं कैसे। फेज डिफरेंस 5 हो गया बेटा π/2, बट पावर क्या हो गया बेटा, पावर P बेटा ERMS IRMS cos फाई। पावर हो गया बेटा ERMS IRMS cos 90। पावर हो गया बेटा 0। हेंस coils of transformer are purely inductive। सबसे पहला काम तो ये कि आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो आपने कॉइल्स, क्योंकि यदि ट्रांसफॉर्मर में लॉस हो जाए तो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने के लिए यहां पर कम से कम भी कई हजार ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिसिटी पास होते हुए आती है, और उसमें भी यदि पावर लॉस होने लगे तो बेटा यहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी नहीं। तो हम ट्रांसफार्मर को इस तरह से बनाते हैं कि उसमें एसोसिएटेड पावर हमेशा जीरो बनी रहेगी, और जीरो एसोसिएटेड पावर की वजह से ही कुछ पावर हम सेव कर पाएंगे। तो बेटा देखो, लेट NP number of turns in primary coil, NS number of turns in secondary coil, EP EMF across primary,
प्राइमरी कॉइल, ES EMF across secondary coil, IP current in primary, and IS current in secondary. When input AC is connected to the primary coil, then magnetic field is developed around it and change with respect to time. जब बेटा प्राइमरी कॉइल को मैं इनपुट एसी से कनेक्ट करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के रिस्पेक्ट कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज बाय सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा एंड EMF इंड्यूस्ड इन इट, उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा। द इंड्यूस्ड EMF per turn in both is same, that is d phi by dt equals to minus E by L. That means minus E by L, that is EP upon NP equals to ES upon NS. बेटा मैंने कहा पर टन फ्लक्स जो भी होगा एक टन पर। अब प्राइमरी में ज्यादा है तो ज्यादा EMF होगा, सेकेंडरी में ज्यादा है तो ज्यादा EMF होगा। जितने नंबर ऑफ टन जिसमें ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में ज्यादा कर दिए तो वो ज्यादा EMF डेवलप करेगा, तो इनपुट से ज्यादा आउटपुट आ जाएगा। तो बेटा जी यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, NP अपॉन NS equals to EP upon ES. This is first equation. But there is no loss. There is no loss of power. That is power input equals to power output. जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर रहेगी। तो क्या होगा, तो पावर इनपुट क्या होगा बेटा, EP इंटू IP। पावर आउटपुट क्या होगा, ES इंटू IS। पुटिंग इंटू तो EP इंटू IP इक्वल्स टू ES इंटू IS। तो EP अपॉन ES इक्वल्स टू
IS अपॉन IP। और बेटा दोनों को इक्वेट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, NP अपॉन NS, EP अपॉन ES एंड IS अपॉन IP। और इसे बेटा K भी लिखते हैं, और K को कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। किसी भी न्यूमेरिकल के लिए सुधांशु जी ये फॉर्मूला बस यूज करना है, NP अपॉन NS इक्वल्स टू EP अपॉन ES इक्वल्स टू IS अपॉन IP। और यहां से बेटा दो कंक्लूजन डालते हैं हम, A when EP is greater than ES, NP is greater than NS and IP is less than IS, then transformer becomes step down। कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा बेटा? स्टेप डाउन। और दूसरा केस बेटा when ES greater than EP, NS greater than NP and IP is greater than IS, then transformer becomes step up। ये बेटा इसकी थ्योरी और वर्किंग है। सबसे पहले चेक करना है कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखो, सेकेंडरी में ज्यादा रखो। दोनों तरह का ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, एक सेंटर्ड कोर का डायग्राम, एक एज कोर डायग्राम। दोनों डायग्राम हमेशा बनने चाहिए। और स्टेप डाउन मैंने बताया था, स्टेप डाउन में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो कंफ्यूजन बेटा तब आता, उसने कहा सिंपल ट्रांसफॉर्मर लिखो, जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखा। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है टीचर। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर है। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लेता हूं, बस इसकी बेटा लॉसेज हैं, लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। अभी मैं बात करूंगा उनके बारे में। पहले इस बात को समझें कि ट्रांसफॉर्मर को हम कैसे समझेंगे, स्टेप अप था कि स्टेप डाउन था। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, एक नोट बेटा यहां मैं लिख दूं, पहले नोट लिखना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर वर्क ओनली इन केस ऑफ AC सोर्स, नॉट इन DC। यदि आप DC सोर्स बैटरी के थ्रू ट्रांसफॉर्मर लगाना चाहते हैं ना बेटा जी, कभी भी काम नहीं आए। हाउ टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स? डायरेक्ट करंट कभी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट होने की वजह से, रोहित वर्मा माइक ऑफ करो अपना। रोहित वर्मा, रोहित कर लिया सर। जो ट्रांसफॉर्मर है वो केवल ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और बेटा फेज भी बदलेगा।
तो ये डायरेक्ट करंट पर कभी भी वर्क नहीं करता, हमेशा वर्क करेगा वो अल्टरनेटिंग करंट पर। इस बात को बेटा ध्यान रखेंगे। और मैं बात कर रहा था बेटा यहां पर एक क्वेश्चन की, देखो बेटा क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द डिवाइस इन गिवन फिगर एंड एक्सप्लेन with principle, construction and working. Write the losses. और बेटा ऐसे बना देगा, ये एसी सोर्स, बस कुछ नहीं कहा। ये डिवाइस ए को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और यहां पर बेटा ई इनपुट है, यहां पर ये ई आउटपुट है। तो पहला केस ये लिख सकता है कि आई इनपुट बड़ा है आई आउटपुट से। दूसरा कह सकता है कि आउटपुट बड़ा है इनपुट से। तो बेटा समझने की बात यह है मुन्ना कि केवल अभी तक जितनी भी आपने डिवाइस पढ़ी हैं उनमें से केवल ट्रांसफॉर्मर ही अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड होता है। यही अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड होगा। तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मर है, तो आंसर क्या होगा, ए है ट्रांसफॉर्मर। यदि ये लिखा आया तो मैं कहूंगा स्टेप डाउन। यदि ये लिखा आया तो मैं लिखूंगा इसे स्टेप अप। सुधांशु समझ गया बेटा? बिल्कुल सर। बस इतना आइडेंटिफाई करके एक नंबर हो गया बेटा। और उसके बाद बस इसका प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन ये सब एक्सप्लेन कर दो। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दूसरा आता है बेटा, मैंने कहा लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। मैंने आपको लिख के भेजा हुआ है। सबसे पहले होता आयरन लॉस। whenever transformer being in working, then some heat is developed due to the resistance of the coils। और जब बेटा हीट डेवलप होगी तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर iron change into its oxide, that is characteristic of irons are changed। जिस परमेबिलिटी फैक्टर के लिए हमने आयरन यूज किया हुआ था वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे कम हो जाती है। आयरन में लॉस हो जाता है, परमेबिलिटी कम हो जाती है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। व्हाट इज द प्रिवेंशन? जो भी हम ये ई और आई कोर्स लगा रहे थे, पतली पतली लेयर्स, इन्हें क्या करना चाहिए, हमें लेमिनेट कर देना चाहिए। लेमिनेट पेंट से पेंट कर करके लगाएं जिससे कि एक दूसरे से टच ना हो और एडी करंट वो हीट जनरेट ना कर पाए। एडी करंट होगा अंदर, बट जब एक दूसरे से लगेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, मेल्ट हो सकती है, आयरन कैरेक्टरिस्टिक लॉस हो सकती है।
दूसरा होता है बेटा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कैसे? यदि वायर इंसुलेटिंग नहीं है और बेटा रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म हो गया, तो गर्म होने से कॉपर मेल्ट हो जाएगा और कॉपर की कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। और इसकी प्रिवेंशन का तरीका होता है कि उसे इंसुलेटेड रखो। कभी भी देखना कहीं मोटर बाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग होती है, जो कॉपर के वायर है वो गोल्डन कलर के चमक रहे होते हैं, वो पेंटेड होते हैं, वार्निश पेंट डाल के रखते हैं, वार्निश पेंट। तीसरा होता है बेटा यहां पर मैग्नेटिक लॉस। यदि आयरन लॉस होगा, करंट कम ज्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी। और इसे प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाती है। और ठंडा रखने के लिए हम बेटा ऑयलिंग यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, ऑयल डाल देते हैं ट्रांसफार्मर में, ऑयल भी डालते हैं बेटा, जो कमर्शियल स्केल पर यूज होते हैं। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। अब सिलेबस में नहीं था बेटा, ये 5th चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। जब हम किसी कॉइल को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक लॉस हो जाती है, उसके अंदर एक रिटेंटिविटी और कोरोसिविटी आ जाती है, मतलब वो थक जाता है, अब वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता। जैसे आप नई स्कूटी या नई बाइक लेके आए तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेटा पुअर होती चली जाती है, और उसे क्या कहते हैं बेटा जी हम, हेलो हाँ जी, मैं क्लास में था अभी, 5 मिनट में कॉल करूं आपको? ओके। तो बेटा उससे मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक लॉस हो जाती है। फिर साउंड नहीं आनी चाहिए। जो पुराने ट्रांसफार्मर होते हैं, आप कभी आपके घर के आसपास के ट्रांसफार्मर रखा हो, जो पुराने ट्रांसफार्मर हो जाते हैं उनमें से आवाज आना शुरू हो जाती है, तो किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, और 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ बेटा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, पीछे के 4-5 वो कराने हैं। आप बेटा जो असाइनमेंट दिया है उसे सॉल्व करिए, उसमें जो डाउट्स होंगे उनकी बात करेंगे। और बच्चे थर्सडे को नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे क्या बेटा, न्यूमेरिकल्स, और सैटरडे से फिर नया चैप्टर लेंगे। और जिन बच्चों ने फीस सबमिट नहीं की है वो प्लीज फीस सबमिट कर दें, क्योंकि 15 तारीख होगी है बेटा अब, और सुधांशु की तो आगे थी, तो बाकी बच्चे भी बहादुर बने और फीस सबमिट करें। और इसी के साथ बेटा गुड इवनिंग। सर जी नमस्ते। गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते।